तो अभी हम आज पढ़ते हैं मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम व्हिच यूजेस डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पढ़ा और वहां हमने ये समझा कि एल्गोरिथम डिजाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। वन इज इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड अनदर वन इज रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव या डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, रिकर्सिव या डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज कर रही है। तो इस मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का जो मेन ऑपरेशन है, ये डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ रखा है। मेन ऑपरेशन ऑफ दिस इज मर्ज ऑपरेशन या मर्जिंग ऑपरेशन in combined phase of डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। तीन फेज होते हैं, कंबाइंड फेज ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो हमारे पास यहाँ पे आपने देखा था डिवाइड एंड कॉन्कर में पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद कॉन्कर करते हैं या सॉल्व करते हैं और देन हम कंबाइन करते हैं। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में जो कंबाइन फेज है उसमें हम सॉर्टेड सीक्वेंसेज को, सॉर्टेड अरेज को मर्ज करते हैं। दैट इज वी मर्ज टू सॉर्टेड अरेज या सीक्वेंसेज। तो इसके लिए जो है हमारे पास दो सब अरेज होगी जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में होंगी। और जो मर्ज ऑपरेशन है या जो मर्ज प्रोसीजर है वो कैसा होगा। मर्ज में हमारे पास एक अरे गिवन है और हमारे पास 3 इंडिसेस दिए हैं P, Q, R, where P is less than equal to Q is less than equal to R। यानी कि आपको पता है कि अगर हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं तो हम सेम अरे को यूज करके हम उसी में डिवीजन पॉइंटर या डिवीजन इंडिसेज ले लेते हैं और फिर उनको हम मर्ज करते जाते हैं। तो इसमें जो सब अरेज हैं जिन्हें हमें मर्ज करना है, तो वो अरे पहली है हमारी P से लेके Q तक, और जो दूसरी जो सब अरे है जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं वो Q+1 से लेके R तक है। और जो ओरिजिनल अरे है, दीज आर द सब अरेज टू मर्ज। और जो ओरिजिनल अरे है वो हमारी कहां से हो जाएगी, P से लेके R तक हो जाएगी। और इसमें जो हमारा मर्ज ऑपरेशन है, दिस विल टेक मर्ज ऑपरेशन विल टेक थीटा ऑफ n टाइम। ऑर्डर ऑफ n टाइम होगा, लीनियर टाइम लगेगा। और इसे जब हम प्रोसीजर समझेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है या रन टाइम है वो लीनियर आएगा। वेयर n कितना है, r माइनस p+1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं और उसको लेके हम देख लेते हैं कि ये जो मर्ज ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म होता है। तो एक हमारे पास एक लेफ्ट सब अरे है, लेफ्ट सब अरे, और दूसरी हमारे पास राइट सब अरे है, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे एलिमेंट्स हम ले लेते हैं कुछ,
मान लिया 4 एलिमेंट्स यहाँ पे ले लिया और 4 एलिमेंट्स हम या 3 एलिमेंट्स यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट है 5, 9, 15, 16 और ये लास्ट इसकी एंडिंग हो रही है, इसके लिए हम इनफाइनाइट या कोई वैल्यू ले लेते हैं, कोई मार्क ले लेते हैं। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है 2, 6, 10 और यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट, ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे अरे हमारी कंप्लीट हो रही है। अब ये जो है हमारी या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों या कैसे भी, पर हम अभी एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं तो प्रोग्राम की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स i है और इसका इंडेक्स हम j ले लेते हैं। तो ये ध्यान रहे कि ये दोनों जो सब अरेज हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में, आप देख सकते हैं 5, 9, 15, 16, 2, 6, 10। तो अब हमें इन्हें मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, a ऑफ i और a ऑफ j, तो इनमें से हम कंपेयर करेंगे कि इफ a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ j, तो हम एक b अरे में b ऑफ k प्लस प्लस, अभी तो हम c का सिंटैक्स थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, b ऑफ k प्लस प्लस इज इक्वल टू a ऑफ i समझने के लिए। तो यहां पे हम स्मॉलर एलिमेंट को b में कॉपी कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये b ऑफ k प्लस प्लस में हम यहां जब एल्गोरिथम लिखेंगे तो यहां b के लिखेंगे और k इक्वल टू k प्लस 1 अलग करेंगे। b ऑफ k प्लस प्लस में हम aj को कॉपी कर देंगे, यानी जो छोटा एलिमेंट होगा उसे पहले कॉपी करना है और साथ साथ क्या करना है, जो एलिमेंट कॉपी होगा उसकी इंडेक्स भी बढ़ानी है। j कॉपी कर रहे हैं तो j की भी इंडेक्स बढ़ानी है ताकि हम अगले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन कर पाए। तो ये हमारी अरे है ये। तो इसमें अगर आप देखिए तो 5 a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ j, नो, तो हम 2 को पहले कॉपी करेंगे। 2 को कॉपी करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, ये k पॉइंटर है, k यानी b अरे में हम k की इनिशियल वैल्यू 0 होगी, तो अभी हम फर्स्ट पॉइंट पे इतना समझिए 0 और उसकी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हम एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट पोजीशन पे हम स्मॉलर एलिमेंट को कॉपी कर देंगे और इसके बाद हम k की वैल्यू को यहां से बढ़ा के एम्प्टी पोजीशन पे ले जाएंगे। इसके बाद साथ साथ हमें क्या करना है, अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे तो L और R जो अरेज हैं, सब अरेज, इनका क्या सिचुएशन होगी, यानी इंडेक्स पॉइंटर चेंज होंगे। तो 5, 9, 15, 16, 5, 9, 15, 16 infinite and here is 2, 6, 10 and infinite। तो देखिए i तो यही रहेगा, j पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से करके अगली बार हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जो b अरे बन जाएगी वो हमारी क्या बनेगी, b अरे में ये वाला एलिमेंट छोटा है 5, ai इज लेस देन aj, तो हम यहाँ पे 2 और 5 को कॉपी कर देंगे और इसके बाद हमारा i पॉइंटर बढ़ जाएगा, ये तो खाली है, ये दिस इज b अरे, और l और r को हम एक बार फिर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह से हम हर एक एलिमेंट को यहाँ पे कंपेयर करते जाएंगे और कॉपी करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2, 6, 10 और इनफाइनाइट है और यहाँ पे 5, 9, 15, 16 और इनफाइनाइट है। तो i कहाँ होगा, क्योंकि ये एलिमेंट जो एलिमेंट कॉपी हुआ है उसकी इंडेक्स पोजीशन बढ़ानी है और j एलिमेंट अभी इस बार कॉपी नहीं हुआ तो j की इंडेक्स पोजीशन वही रहेगी। वी विल यूज दिस प्रोसीजर एंड कॉपी ऑल द एलिमेंट्स टू b। और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि i एंड j दोनों ही इनफाइनाइट तक नहीं पहुंच जाते, यानी इस इंडेक्स पोजीशन तक जब तक i और j एलिमेंट्स नहीं पहुंच जाते तब तक ये काम करते रहेंगे। अगर मान लिया कोई एलिमेंट कोई इंडेक्स पहले पहुंच जाता है तो इसका मतलब
बाकी दूसरे वाले इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट को, इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम कॉपी करते जाएंगे और जे को बढ़ाते जाएंगे। मान लिया ये पहले एम्प्टी हो गया, पहले खाली हो गया, इसको कॉपी कर दिया और जे बाद में कॉपी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ये बाद में तब कॉपी होगा जब यहाँ एलिमेंट्स इस वाले से बड़े होंगे। तो ये सिचुएशन आएगी तो हम बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को सिंपली कॉपी कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और ये है कि हमें एल और आर अरेज, हमने तो केवल अभी मर्जिंग का प्रोसीजर समझा, बट हमारे पास जब ओरिजिनल सेट ऑफ वैल्यूज गिवन होंगी जिन्हें हमें सॉर्ट करना है, तो उनको हम डिवाइड फेज से डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट में आप देखते हैं कि उसमें वन वन एलिमेंट की हमारे पास सब अरेज बन जाती है। फिर उन एलिमेंट्स, उन सब अरेज को हम कंबाइन करते जाते हैं। तो ये अभी हमारे पास हमने कई सारे एलिमेंट्स ले लिया है। यहाँ पे हमने मिडिल का कोई एक स्टेप कंसीडर किया है इसे समझने के लिए, मर्ज ऑपरेशन को। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो अरे है उसको सब सीक्वेंस में यह एल और आर में हम कॉपी करेंगे। तो इसके बाद हम इसकी मर्ज की एल्गोरिथम समझते हैं। एल्गोरिथम मर्ज, हमारे पास ए है, अरे गिवन है, पी गिवन है, क्यू गिवन है, आर गिवन है। पी क्यू आर आपको समझ में आ ही गया है। पी क्यू आर क्या है, ये हमारा पी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर है। तो पहली अरे हमारी पी से क्यू तक है और दूसरी क्यू प्लस 1 से लेके आर तक सब अरे है। तो हम सबसे पहले इनकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो n1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी प्लस 1 नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट अरे, एंड n2 इज इक्वल टू आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, और प्लस 1 की जरूरत नहीं क्योंकि ये आगे है, आगे एलिमेंट है। और इसके बाद नाउ वी विल क्रिएट सब अरेज, क्रिएट सब अरेज L1 से लेके N1 प्लस 1 वो इनफाइनाइट के लिए, और R हमारी हो जाएगी 1 से लेके N2 प्लस 1 तक की। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनमें एलिमेंट्स कॉपी करेंगे। तो फॉर I इज इक्वल टू 1 to N1 and L of I is equal to A of P plus I minus 1। यहां पे P plus I minus 1 क्यों किया, क्योंकि हमने सबसे पहले AP एलिमेंट को कॉपी करना है L में, AP एलिमेंट को कॉपी करना है। तो लूप हमारा 1 से चल रहा है, तो 1 फर्स्ट टाइम के लिए 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये AP एलिमेंट इसमें कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से हम फिर फॉर J इज इक्वल 1 to N2 के लिए लूप लगाएंगे, इस सेकेंड वाले के लिए कॉपी करने के लिए। और यहां पे हम R ऑफ J इज इक्वल टू A ऑफ Q प्लस J, क्योंकि Q वाला तो इसमें कॉपी हो चुका है फर्स्ट वाले में L में, और Q प्लस 1 वाले एलिमेंट को, Q J की वैल्यू 1 है तो Q प्लस 1 वाले एलिमेंट को हमें RJ में कॉपी करना है। और इसके बाद आपने डायग्राम में देखा था कि जब सारे एलिमेंट्स लेफ्ट और राइट अरे में कॉपी हो जाते हैं तो उसके बाद हमें लास्ट पोजीशन पे इनफाइनाइट वैल्यू पुट करनी है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो इसके लिए हम L ऑफ N1 प्लस 1 पे इनफाइनाइट वैल्यू कोई डाल देंगे, और ये अभी एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन है इसलिए हमने इनफाइनाइट ले लिया। और रियल में अगर आप देखें
तो मान लिया हमें पता है कि नंबर्स की रेंज 1 से लेके 1000 तक हो सकती है, तो हम कोई उससे बहुत बड़ी वैल्यू इसमें असाइन कर देंगे, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट। या फिर हमें पता है कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं केवल, तो हम n1+1 पे कोई निगेटिव नंबर असाइन कर देंगे, जस्ट टू मार्क द एंडिंग ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह से r ऑफ n2+1 पे भी हम इनफाइनाइट को कॉपी कर देंगे, और नाउ हम i = 1 और j = 1 से इनिशियलाइजेशन करके एलिमेंट्स को मर्ज करेंगे। तो अब हमारा रियल मर्जिंग ऑपरेशन स्टार्ट होता है फॉर k = p to r, क्योंकि हमारा एलिमेंट जो है p से लेके r तक है। तो अब हमें क्या करना है कि इफ L of I is less than = R of J, then we will copy A of K में L of I को कॉपी कर देंगे, जो छोटा एलिमेंट है उसे कॉपी कर दिया, और I को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, I = I+1, और अदरवाइज एल्स A ऑफ, इसको आप सेम लाइन में लिख सकते हैं या अगली लाइन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल्स का कोई मीनिंग नहीं है, ये रन करेगा या फिर एल्स वाला पार्ट रन करेगा। तो A ऑफ K = R ऑफ J, और J को कॉपी कर लिया तो हम J की इंडेक्स पोजीशन को J = J+1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम इसको लाइन नंबर दे देते हैं, लाइन नंबर 1, 2, 3 इज कमेंट लाइन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, this is 13, 14, 15, this is L16, and this is last J = J+1 is 17। अब ये हमारी एल्गोरिथम हो गई। K बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि K फॉर लूप में लगा हुआ है, तो K विल ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाय 1। अब अगर आप इस एल्गोरिथम को, जो हमने तरीका सीखा था इसका कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन निकालने का, तो वो तरीका था हमारा यहाँ पे कॉस्ट लिखने का, और इसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे हमने कॉस्ट लिखा, और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटिंग, तो ये आप लिख सकते हैं, और ये कॉस्ट हमारी हो जाएगी C1, C2, 0, ये कमेंट लाइन है, इस तरह से C3, C4 हर एक लाइन की आप कॉस्ट लिख लेंगे, और कॉस्ट लिखने के बाद नंबर ऑफ टाइम्स इट इज एग्जीक्यूटिंग, जैसे C1 लिख लिया, C2 लिख लिया, इसका 0 हो गया कॉस्ट, C3, C4, दिस इज C5, C6, देन C7, C8, इस तरह से। हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, देखने से समझ में आ रहा है कि लीनियर टाइम लगेगा इसमें। C10, C11, C12, C13, C14, C14, C15 एंड C16, तो इस तरह से लिख लिया। अब अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स देखेंगे कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये 1 बार और ये 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और ये हमारा n1+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, n1+1 टाइम्स, और ये वाला n1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ये n2+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ये n2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 1 टाइम 1, और ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, r-p+1 टाइम्स, r-p+1। ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स +1, और यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स, हमारे ये वाले स्टेटमेंट इससे n टाइम्स रन होंगे, ये भी हमारा n टाइम्स रन होगा, ये n टाइम्स रन होगा, ये भी n टाइम्स रन होगा, ये भी n टाइम्स रन होगा। तो अगर आप देखें n2 की वैल्यू क्या है, n से छोटी है,
और अगर इनका मल्टीप्लिकेटिव सम जब आप निकालेंगे तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन जो भी बनेगा, अब यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो थीटा ऑफ n देगा। मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम डिग्री का जो टर्म होता है n के इनपुट साइज का या वेरिएबल का, उसे हम कंसीडर करते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि मर्जिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है मर्जिंग ऑपरेशन की, दैट इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ n है। इसके बाद हम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो अब हम मर्ज सॉर्ट का प्रोसीजर लिखते हैं, दैट इज मर्ज सॉर्ट, एंड दिस प्रोसीजर टेक्स array in the input and initial and final index, ending index of the array where elements are stored। तो A जो है array का एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस पास है, और P इनिशियल इंडेक्स पोजीशन एंड R इज एंडिंग एंड इंडेक्स पोजीशन, दैट इज इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट। तो हम इसके अंदर सबसे पहले ये चेक करते हैं कि whether there are elements or not to sort। तो इसलिए हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, if P is less than R, यानी कि अगर P की वैल्यू R से छोटी है, इनिशियल इंडेक्स लास्ट इंडेक्स से पहले, इसका मतलब ये हुआ कि there are some element to sort। तो इसके अंदर if के अंदर अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अरे को डिवाइड करेंगे दो सब पार्ट में। तो उसके लिए Q इज इक्वल टू P प्लस R डिवाइडेड बाई 2, और इसकी हम फ्लोर वैल्यू लेंगे। तो अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इक्वल साइज लेफ्ट एंड राइट हैंड साइज की साइड की अरेज होंगी, लेकिन ऑड के केस में लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हम यहाँ फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कम वैल्यू होगी, राइट हैंड साइड में एक ज्यादा वैल्यू होगी। जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो P प्लस Q, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि हम फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं, और राइट हैंड साइड में 3 एलिमेंट्स होंगे। बट इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड सब अरे एंड राइट हैंड साइड सब अरे। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर से जो 2 सब अरेज मिली हुई हैं इनको हम सॉर्ट कर देंगे। और ये प्रोसीजर क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है आप लोगों ने, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मर्ज सॉर्ट करते हैं, मर्ज सॉर्ट, और देखिए ये रिकर्सिव प्रोसीजर है। जो मेथड का नाम यहाँ पे है, जो प्रोसीजर का नाम यहाँ है, इसी सेम प्रोसीजर को हम दोबारा से कॉल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सब अरेज के लिए। तो ये हमारा P है और दिस विल बी Q, क्योंकि यहाँ पे Q हमने फाइंड आउट किया है मिड एलिमेंट, और सेकेंड सब अरे विल स्टार्ट फ्रॉम Q प्लस 1 इंडेक्स एंड विल एंड एट R इंडेक्स पोजीशन। तो इसलिए हमें P से लेके Q तक की एक सब अरे को मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट करना है, और एलिमेंट्स क्योंकि सेम अरे में सॉर्टिंग हो रही है तो हम A ही पास करेंगे यहाँ पे, और फर्स्ट वी विल पास P एंड Q। इसके बाद दोबारा से राइट हैंड साइड की जो सब अरे है उसे हमें मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर से सॉर्ट करना है। तो मर्ज सॉर्ट, देन A, देन हियर initial index position of the second sub array is Q plus 1, so here we will pass Q plus 1 and ending index position is R. Now we have sorted these two sub arrays। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये सॉर्टिंग करेगा, साथ साथ जो है सॉर्टिंग में ये मर्जिंग नहीं करेगा।
एक्चुअली ये थोड़ा सा अलग से इस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें कि रिकर्सिव प्रोसीजर कैसे कॉल होता है। तो इसको हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अभी समझेंगे, और डिटेल में इसको समझने के लिए तो हमें स्टेप बाय स्टेप रन कराना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोसीजर ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद हम जो 1-1 एलिमेंट की इन दोनों प्रोसीजर से ये जो हमारी अरे है 1-1 एलिमेंट की सब अरेज में डिवाइड हो जाएगी, और 1 एलिमेंट इज ट्रिवियली सॉर्टेड, सो वी हैव टू फाइनली मर्ज दोज सब अरेज ऑफ 1 एलिमेंट टू गेट द फाइनल सॉर्टेड अरे। तो इसलिए अब हम मर्ज प्रोसीजर जो अभी हमने पढ़ा था, मर्ज प्रोसीजर को कॉल करेंगे, और मर्ज प्रोसीजर के अंदर हमें अरे पास करनी है। इसके बाद P इनिशियल इंडेक्स पोजीशन, Q मिड एलिमेंट और R लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है, पास करनी है। तो ये हमारी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है। हम इसको लाइन नंबर दे सकते हैं यहाँ पे 1, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो ये 5 लाइन की एल्गोरिथम है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है, तो दिस यूजेज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इन इट्स कॉलिंग। तो इसमें क्या होता है स्टैक में कि किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में या ऑर्डिनरी फंक्शन कॉल जब हम करते हैं तो एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू, जिन वैल्यू से हम मेन प्रोसीजर को कॉल करते हैं, वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू स्टैक में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आर्गुमेंट हैं, तो 3 आर्गुमेंट के करेस्पॉन्डिंग 3 स्टैक्स बनेंगे। ये सिस्टम के स्टैक्स होंगे, हमें एक अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम इस रिकर्सिव एल्गोरिथम के इक्विवेलेंट नॉन रिकर्सिव दैट इज इटरेटिव लिखते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं, तो वहां पे हमें अलग से स्टैक बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम हर एक रिकर्सिव फंक्शन या एल्गोरिथम को नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू पास होगी, P की वैल्यू पास होगी और R की वैल्यू स्टैक में पास होगी या स्टोर हो जाएगी। फिर इसके बाद इनिशियल A, P, R के करेस्पॉन्डिंग जब ये लाइन चलेगी तो वी विल गेट न्यू वैल्यू ऑफ Q। Q की हमें वैल्यू मिलेगी P प्लस R/2। तो नेक्स्ट टाइम पे जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो A वैल्यू से, P वैल्यू से और Q वैल्यू से पास हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू हमारी स्टैक में स्टोर हो जाएंगी, A, P, Q की वैल्यू। फिर इसके बाद ये, क्योंकि ये वाली वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएंगी, A इक्वल टू A, P इक्वल टू P एंड R इक्वल टू Q। तो जिन वैल्यू से रिकर्सिव प्रोसीजर कॉल होता है, हमेशा ये ध्यान रखें कि वो वैल्यूज स्टैक में स्टोर हो जाती हैं। फिर जब ये बार बार इस तरह से कॉल होगा, नई क्यू की वैल्यू आएगी, इस तरह से फिर ये हमें नए आर्गुमेंट्स मिलेंगे, नए आर्गुमेंट से फंक्शन कॉल होगा, तो ये वैल्यूज स्टैक में स्टोर होती जाएंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्यू की वैल्यू जो है कम होती जाएगी, यानी जो सब अरेज हैं वो फर्दर डिवाइड होती जाएंगी। और जब लास्ट में टर्मिनेशन कंडीशन आएगी, जब P लेस देन R नहीं होगा, उस टाइम पे एक एक एलिमेंट बचेगा, दैट इज P इक्वल टू R होगा, तो 1-1 एलिमेंट की अरे बचेगी। तो उस टाइम पे ये स्टैक से वैल्यूज पॉप होंगी और उन पॉप्ड वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग आगे की सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। तो ये पहली पॉप वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग ये मर्ज सॉर्ट कॉल होगा। फिर ये इस मर्ज सॉर्ट के करेस्पॉन्डिंग एक नया स्टैक बनेगा और उसमें A Q+1 और R की वैल्यू स्टोर होती जाएंगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू पॉप होगी। तो इस तरह से ये प्रोसीजर रिकर्सन में चलता है। तो इसको बहुत ज्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमें केवल इतना समझना है कि ये जो अरे है, जो मेन अरे थी, दिस विल बी डिवाइडेड इनटू अरे ऑफ 1 एलिमेंट्स। इसके बाद जो मर्ज प्रोसीजर है, दैट विल मर्ज दोज सब अरेज ऑफ 1 एलिमेंट टू गेट द सॉर्टेड अरेज। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से भी समझ सकते हैं यहाँ पे, कि मान लिया हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 5, 3, 9, 2 हैं। दिस इज मेन अरे।
इसके बाद फर्स्ट टाइम पे जब क्यू मिलेगा तो दिस अरे विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सब अरेज। पहले के अंदर 5 और 3 एलिमेंट्स होंगे, दिस इज 1 अरे, और इधर 9 एंड 3 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट टाइम पे जब कॉल होगी तो दिस अगेन विल बी डिवाइडेड इनटू 5 एंड 3, that is array of 1 element, and this will also be divided into array of single elements। तो ये काम हमारा ये रिकर्सिव प्रोसीजर से होता जाएगा। इसके बाद ये मर्ज प्रोसीजर जब कॉल होगा तो these 1 element सब अरेज विल बी मर्ज टू सॉर्टेड अरेज, और ये ट्रिवियली सॉर्टेड है, 1 एलिमेंट की अरे ट्रिवियली सॉर्टेड है, तो इन्हें मर्ज करना है। तो मर्ज करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 और 5 मिल जाएगा, और इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 3 एंड दिस इज 2, 9 एंड 2 मिल जाएगा। फर्दर इन दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे तो वी विल गेट स्मॉलर एलिमेंट पहले आ जाएगा, जैसा कि मर्ज प्रोसीजर में है 2, देन 3, देन 5 एंड देन 9। तो इस तरह से ये अरे हमारी मर्ज के बाद सॉर्ट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने इटरेटिव एल्गोरिथम डिजाइन के टाइम पे, जैसा कि इंसर्शन सॉर्ट एग्जाम्पल था, उसमें हमने पहले प्रोसीजर लिखा, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से प्रोसीजर समझा, उसके बाद एल्गोरिथम डिजाइन किया, और उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन लिखा। उसी तरह से इस डिवाइड एंड कॉन्कर में भी हमने पहले प्रोसीजर समझा, प्रोसीजर समझने के बाद वी हैव डिजाइंड द एल्गोरिथम विच इज रिकर्सिव इन नेचर, और उसके बाद अगला स्टेप है, अगली बारी है, वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन लिखने की है। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन। कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन। तो अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है कि इटरेटिव एल्गोरिथम के केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन था वो पॉलिनोमियल था, लेकिन इस डिवाइड एंड कॉन्कर के केस में या रिकर्सिव के केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन होगा दैट विल ऑलवेज बी रिकरेंस इक्वेशन। रिकरेंस इक्वेशन होगा, या फिर हम इसे सिंपली बोल सकते हैं दिस विल बी रिकरेंस। और ये रिकरेंस इक्वेशन किस टाइप की होगी? रिकरेंस इक्वेशन जैसे हम फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करते हैं तो हमें nth फिबोनाची नंबर के लिए वी हैव टू ऐड n माइनस 1th फिबोनाची नंबर प्लस n माइनस 2th फिबोनाची नंबर। तो ये रिकर्सिव इक्वेशन है या रिकरेंस इक्वेशन है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस t ऑफ n माइनस 2। तो इस तरह से एक टर्मिनेशन कंडीशन के लिए भी केस लिखेंगे और एक जनरल केस भी लिख देंगे, तो ये हमारी प्रॉपर रिकरेंस इक्वेशन बन जाएगी। तो लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा इटरेटिव के केस में ये कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन आता है वो हमने कई बार सॉल्व भी किया है। तो वो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c टाइप से आता है, जैसे कि 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 7 आ सकता है, या an स्क्वायर प्लस b इंटू n प्लस c टाइप से, वेयर a b c आर कांस्टेंट वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिकरेंस इक्वेशन आएगी दिस विल बी रिकर्सिव। तो रिकर्सिव में कुछ भी हो सकता है, जैसे tn/2 प्लस 6 हो सकता है, प्लस c1 हो सकता है, थीटा n हो सकता है, बट दिस विल बी रिकर्सिव। तो अगर यहाँ पे t है तो हियर देयर विल बी t आल्सो।
अब हम इसके बाद जो है मर्ज सॉर्ट का ये जो हमारा प्रोसीजर है इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अभी हम इसके लिए एक रफली कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद हम एक जनरलाइज केस लेंगे और फिर इसको हम फॉर्मल वे में इसका कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो अभी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारी लाइन नंबर 1 है, यहाँ पे सिंपल एक कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो दिस विल टेक जैसा कि हमने इटरेटिव के केस में किया था कि इस तरह से हमने 2 कॉलम बना लिए थे और पहले में हमने इनकी कॉस्ट लिखी थी C1, C2, C3, C4 हर एक लाइन के करेस्पॉन्डिंग जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट है वो हम एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड हम ये लिखेंगे। तो अभी हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं बट हम इसको नोटेशन के फॉर्मेट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नोटेशन के फॉर्मेट में समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि Tn जो है व्हाट इट डज डिनोट। Tn का मतलब ये है कि टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच टेक्स इनपुट ऑफ साइज n। सो Tn इज व्हाट टाइम टेकन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम which takes input of size n। तो अगर ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम है तो जैसा कि हमने पहले भी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं तो हमने वहां पे Tn यूज किया है या Fn यूज किया है। तो उसका मतलब ये है कि n इनपुट साइज है और उस इनपुट साइज को सॉर्ट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हमने Tn से डिनोट किया है। तो अगर हम यहाँ पे T2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट साइज जो है वो 2 है और जिस भी प्रॉब्लम के लिए हम इस टाइम को डिनोट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में T2 टाइम लगे। तो अगर वो प्रॉब्लम हमारी सॉर्टिंग की है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एलिमेंट की अरे को सॉर्ट करने में जो टोटल टाइम लगेगा दैट विल बी T2 टाइम। इसी तरह से अगर 100 एलिमेंट की अरे है तो उसको सॉर्ट करने में T100 का टाइम लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इसका कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये इसके लिए क्योंकि एक सिंगल लाइन है तो इसका जो टाइम होगा दिस विल बी थीटा ऑफ 1 यानी ऑर्डर ऑफ 1 होगा, कांस्टेंट टाइम होगा, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है। इसके बाद मर्ज सॉर्ट मान लिया कोई प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर का जो टाइम हम डिनोट करेंगे वो टाइम कितना होगा। तो उस टाइम को देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं Q माइनस P प्लस 1 जिसको हमने N1 से डिनोट किया था तो इसका टाइम लगा Tn1। इसी तरह से इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे R माइनस Q प्लस 1 R माइनस Q प्लस 1 प्लस 1। तो इसके अंदर जो हमने मर्ज प्रोसीजर के अंदर आपने देखा होगा कि इसको हमने T ऑफ N2 लिया था यानी N2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर N1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसलिए इसका टाइम Tn2 हो गया। और जो मर्ज प्रोसीजर अभी हमने जस्ट पढ़ा हुआ है तो उसका जो टाइम था वो ऑर्डर ऑफ n था, हमने देखा हुआ था, एल्गोरिथम भी लिखी हुई थी उसकी। तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं थीटा ऑफ n से। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जो T होता है इसके अंदर जो इनपुट साइज है n के टर्म में ही हम डिनोट करते हैं, n1 n2 के फॉर्म में हम इसे डिनोट नहीं करेंगे। तो हमें ये पता है कि n1 क्या है, दिस इज हाफ साइज ऑफ द टोटल अरे दैट इज n1 इक्वल टू n/2। तो इसलिए हम Tn1 को लिख सकते हैं Tn/2 और Tn2 को भी लिख सकते हैं Tn/2। तो टोटल टाइम जो हुआ इस मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर के लिए Tn जो होगा वो थीटा ऑफ 1 प्लस T ऑफ n/2 प्लस T ऑफ n/2
लेफ्ट हैंड साइड की अरे और राइट हैंड साइड की अरे, और प्लस थीटा ऑफ एन जो कि टाइम लग रहा है हमारा मर्ज करने में। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा जनरलाइज करके, टी एन विल बी ऑर्डर ऑफ 1 थीटा 1 where n is very small, n is very small, n is less than equal to c, और c की वैल्यू क्या है, कोई कांस्टेंट है, जैसे कि c की वैल्यू 1 है। तो अगर एक इनपुट एलिमेंट है तो उसमें O1 का टाइम लगेगा, और अदरवाइज अगर n ग्रेटर देन c है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हैं तो उसमें जो टाइम टोटल लगेगा वो 2 इंटू टी एन बाई 2 प्लस थीटा ऑफ एन, ये टाइम लगेगा। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन रिकर्सिव के केस में है वो इस तरह से है। अब इसके बाद हम ये समझेंगे, अभी तो मर्ज सॉर्ट के लिए हमने ये एक कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन अब हम समझेंगे कि किसी भी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के लिए जो जनरल कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन होगा वो किस तरह का होगा। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट जनरल कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन। जनरल complexity expression for any divide and conquer algorithm। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर इनपुट साइज बहुत छोटा है, इफ n इज वेरी स्मॉल, n is less than c, c is any constant, n is less than equal to c where c is any constant which is small, which is small। अब स्मॉल में कितना स्मॉल है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। एन सी की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट इट विल बी स्मॉल। तो अगर स्मॉल नंबर ऑफ इनपुट है तो हमें पता है कि डिजाइन के टाइम पे हमें उसका टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, और स्मॉल इनपुट साइज के लिए जो टाइम आता है वो कांस्टेंट टाइम आता है, और उसको हम थीटा ऑफ 1 से डिनोट करते हैं। देन it will be constant time, it will take constant time and will be denoted by theta of 1, यानी ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम ए सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि हर एक सब प्रॉब्लम का साइज ओरिजिनल साइज का 1/b8 है, तो उस केस में हमें ये देखना है कि कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यानी कि लेट मेन प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू ए सब प्रॉब्लम्स। मेन प्रॉब्लम को हमने ए सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है। जैसा कि मर्ज सॉर्ट में आप देख सकते हैं कि मेन प्रॉब्लम को हम 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। आपने अभी देखा था मर्ज सॉर्ट में कि ये जो मेन प्रॉब्लम थी, यानी मेन जो अरे के एलिमेंट थे, इसको हमने सबसे पहले 2 सब अरे में डिवाइड किया। लेकिन जनरल केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि मेन प्रॉब्लम केवल 2 ही सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो, वो 2 से ज्यादा सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो सकती है। तो इसी बात को हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मेन प्रॉब्लम है डिवाइड एंड कॉन्कर में फर्स्ट स्टेप होता है डिवाइड करना, तो हम डिवीजन जो है मेन प्रॉब्लम का ए सब प्रॉब्लम में कर रहे हैं, एंड ईच सब प्रॉब्लम साइज इज
size is 1 by bth of original problem size. तो हर एक सब प्रॉब्लम का साइज क्या है? ओरिजिनल प्रॉब्लम साइज का 1 बाई बीएथ साइज है. तो जैसे ये मेन प्रॉब्लम है, हो सकता है ये मेन प्रॉब्लम 3 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही हो. तो मेन प्रॉब्लम 3 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है तो a की वैल्यू 3 हो गई. और ये हर एक के अंदर, अगर इसके अंदर n एलिमेंट हैं तो यहाँ पे n बाई 3 हो जाएंगे, यहाँ पे n बाई 3 हो जाएंगे, यहाँ पे n बाई 3 हो जाएंगे. यानी b की वैल्यू 3 हो गई. इस केस में अगर देखा जाए तो b इज 3 और a इज आल्सो 3. a यानी 3 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है और हर एक प्रॉब्लम का साइज 1 बाई बीएथ 1/3 ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम साइज. अगर ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रही होती मेन प्रॉब्लम तो b का साइज 4 हो जाता. तो एक चीज ये ध्यान रखें कि हमेशा जनरल केस में ये जरूरी नहीं है कि ये जितने पार्ट में डिवाइड हो रही है तो ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज का डिवीजन जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, यानी कि a और b की वैल्यूज इक्वल हो. दिस इज नॉट नेसेसरी इन ऑल प्रॉब्लम केसेज. हो सकता है कि इसके अंदर एलिमेंट कम हो, यहाँ एलिमेंट ज्यादा हो, यहाँ पे एलिमेंट कुछ अलग डिफर कर रहे हो. तो ये जरूरी नहीं है कि a और b की वैल्यू हमेशा इक्वल हो. बट मर्ज सॉर्ट के केस में दोनों की वैल्यू इक्वल है और वो भी क्या है? 2 है. तो अगर ऐसा है तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी tn, क्योंकि इनपुट साइज n है. n एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए टोटल टाइम जो लग रहा है उसको हम tn से डिनोट करते आए हैं और यहां भी हम कर रहे हैं. tn का मतलब है कि इनपुट साइज n है और उस इनपुट साइज को सॉल्व करने के लिए या सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को tn टाइम लग रहा है. तो हमने अभी देखा कि अगर n स्मॉल है तो दिस विल टेक कांस्टेंट टाइम थीटा ऑफ 1 इफ n इज लेस देन इक्वल टू c. अदरवाइज हर एक प्रॉब्लम के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? n बाई बी, क्योंकि हर एक सब प्रॉब्लम का साइज क्या है? 1 बाई बीएथ ऑफ ओरिजिनल साइज है. तो हर एक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो n बाई बी होंगे. तो ये एक सब प्रॉब्लम हो गई. इस तरह से हमारी a सब प्रॉब्लम है तो a सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए a इंटू टी एन बाई बी टाइम लगेगा. और इसके बाद हम जब प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं n साइज की प्रॉब्लम को तो डिवीजन में n टाइम लगेगा, क्योंकि n इनपुट साइज को डिवाइड करने का टाइम dn लग रहा है. इसको t से ना डिनोट करके हम दूसरे सिंबल d से डिनोट कर रहे हैं. और डिवाइड करने के बाद जो थर्ड फेज होता है डिवाइड एंड कॉन्कर में कि हम डिवाइडेड एलिमेंट को सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर सब प्रॉब्लम के सलूशन को कंबाइन करते हैं. तो कंबाइन करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज cn. दिस इज व्हाट? दिस इज अदरवाइज. अदरवाइज मीन्स n इज ग्रेटर देन c. तो n अगर c से बड़ा है तो उस केस में टोटल टाइम डिवाइड एंड कॉन्कर में जो लग रहा है tn बाई b इंटू a प्लस डिवाइड में जो टाइम लगेगा और n साइज की प्रॉब्लम को कंबाइन करने में जो टाइम लगेगा वो cn टाइम लगेगा. तो आप डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए आप पहला स्टेप देखते हैं कि हम डिवाइड करते हैं, देन कॉन्कर करते हैं, मीन्स सॉल्व करते हैं, एंड देन वी इन थर्ड फेज वी कंबाइन द सॉल्यूशन.
तो यही टाइम हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, क्योंकि सब प्रॉब्लम का साइज, हर एक सब प्रॉब्लम का साइज n/b है। तो एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यहाँ इनपुट साइज देते हैं, तो Tn/b हो गया। ए सब प्रॉब्लम के लिए a इंटू Tn/b हो गया। डिवाइड करने में टाइम dn लगा, कंबाइन करने में टाइम cn लगा। तो ये जनरल रिकरेंस इक्वेशन हो गई हमारी किसी भी डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए। अब हम अगर इसको मर्ज सॉर्ट में कन्वर्ट करें, मर्ज सॉर्ट के लिए, तो मर्ज सॉर्ट में हमें पता है कि a और b इक्वल होगा और उसका साइज 2 होगा, क्योंकि दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक प्रॉब्लम का साइज 1/b यानी हाफ। b की वैल्यू 2 है तो n/2 हो जाएगी हर एक केस में। तो इसलिए ये इक्वेशन हमारी जो बन जाएगी Tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ 1 इफ n इज इक्वल टू 1, और दिस विल बी 2 इंटू T ऑफ n/2 प्लस dn प्लस cn। तो डिवाइड और कंबाइन में टाइम c ऑफ n। तो अब हम dn और जो cn है ये क्या है, dn थीटा 1 टाइम ले रहा है और cn जो है कंबाइन करने में यानी मर्ज करने में, cn जो है जो मर्ज करने में जो टाइम लगा था वो हमारा थीटा ऑफ n लगा था, हमने मर्जिंग में प्रोसीजर में देखा था। तो ये अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसमें जो इसका समेशन आएगा ये कांस्टेंट में चला जाएगा और इसका जो समेशन आएगा दिस विल लीड टू थीटा ऑफ n, क्योंकि हम हायर डिग्री का टर्म कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं उसका रीजन भी हमने पहले समझ रखा है। तो इसलिए हम इसको फर्दर लिखेंगे Tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ 1 if n is equal to 1, otherwise 2 into Tn/2 plus theta of n when n is greater than 1। तो ये जो है हमारा फाइनल मर्ज सॉर्ट के लिए कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन बन गया। अब ये जो थीटा ऑफ n है इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो थीटा ऑफ n है वो n का लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी डिग्री 1 का लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो ये होगा समथिंग a इंटू n प्लस b टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसको हम कोई कांस्टेंट c अगर मान लेते हैं, हमें पता है कि a इंटू b या कोई भी वैल्यू 2n प्लस 3 हमेशा cn से छोटी होगी, c इंटू n से छोटी होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ c। तो हमारे पास हमने पहले जब इटरेटिव के केस में हमने कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था तो वहां हमें ये पता चला कि c की कोई ना कोई, वी आर एबल टू फाइंड एनी वैल्यू ऑफ c फॉर विच दिस इनइक्वालिटी विल ऑलवेज होल्ड। तो जैसे c की वैल्यू 3n हो सकती है, तो ये इस तरह से कोई ना कोई कंडीशन हमें जरूर मिलेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ 1 इफ n इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू T ऑफ n/2 प्लस c इंटू n when n इज ग्रेटर देन 1। हेयर c क्या है, c इज एनी कांस्टेंट, c कोई कांस्टेंट है। हालांकि हम c की डिटेल और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं, c की मीनिंग जो है और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। तो जो c है इसको हम जरा सा समझ लेते हैं। c so c is time required to solve problem of
size 1 plus time required to divide and combine. Per element, each element. तो ये एक एलिमेंट को सॉल्व करने में, डिवाइड करने में और कंबाइन करने में जो टाइम लगेगा दैट इज C. तो इस तरह से अगर हम n एलिमेंट को सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, कंबाइन करते हैं तो टोटल टाइम C इंटू n लग जाएगा. अब हमारा अगला स्टेप होगा, अभी तक हमने समझ लिया कि रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए हम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं. तो अगला स्टेप 4 जो हमने पढ़ा था कि 4 स्टेप्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इटरेटिव को भी हमने 4 स्टेप में पढ़ा और इसे भी हम 4 स्टेप में पढ़ेंगे. 4 स्टेप में पहले नंबर पे हमने प्रोसीजर समझा विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, पहले नंबर पे. दूसरे नंबर पे हमने कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन लिखा. दूसरे नंबर पे हमने एल्गोरिथम लिखी. तीसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन लिखा और चौथे नंबर पे हम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. ये बात हम पहले समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में. तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन. तो हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. और हमने देखा था कि किसी भी रिकर्सिव इक्वेशन को, रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं. तो हम तीनों में से गेस एंड वेरीफाई मेथड, डिसीजन ट्री मेथड, रिकर्सन ट्री मेथड और मास्टर मेथड, तो इन 3 मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कर सकते हैं. तो अभी हम इसका रिकर्सन ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद में हम हालांकि इसको पढ़ सकते हैं. तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि टोटल टाइम Tn है जो कि C इंटू n के इक्वल है. तो C इंटू n को फर्दर हम जो डिवाइड कर रहे हैं Tn/2 में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी Tn/2 में डिवाइड कर रहे हैं. तो ये जो Tn/2 है तो इसका जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा, n/2 एलिमेंट है तो Cn/2 टाइम लग जाएगा. n एलिमेंट के लिए C इंटू n टाइम, तो n/2 एलिमेंट के लिए C इंटू n/2 हो जाएगा. तो इसलिए हम इसको लिखते हैं Cn, फर्दर ड्रॉ कर लेते हैं. और Tn/2 के लिए Cn/2 टाइम लगा, इसके लिए भी Cn/2 टाइम लगा. और फर्दर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम बनेगी Tn/4 साइज में हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ में डिवाइड हो जाएगी. ये Tn/4 में डिवाइड हो जाएगी और ये वाली भी हमारी सिमिलर तरीके से Tn/4 और Tn/4 में डिवाइड हो जाएगी. इस तरह से फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करते जाएं तो अगली लाइन में हमें Cn/4 मिलेगा, Cn/4 मिलेगा. अगला डायग्राम जब हम इसका ड्रॉ करेंगे और लास्ट में हमारे पास जो अरे बचेगी वो 1 एलिमेंट की अरे बचेगी. तो 1 एलिमेंट की अरे बचेगी n टाइम्स. तो इसके लिए C इंटू n टाइम लग गया. ये n/4 Cn/4 टाइम लगेगा, Cn/4 टाइम लगेगा. तो इसके लिए टोटल देखा जाए तो 4 टाइम्स है, तो ये Cn/4 इंटू 4, तो ये भी Cn हो गया. ये Cn/2 प्लस Cn/2, ये भी Cn हो गया और ये भी Cn हो गया. और डिवीजन में टोटल हमारे कितने स्टेप्स लगेंगे ये आप छोटे से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे मान लिया 2, 3, 4, 5 हमारे पास ये एलिमेंट है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2, 3 बचेगा, यहाँ 4, 5 बचेगा. इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 आएगा
और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 और 5 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है तो ये log 4/2 स्टेप्स हो रहे हैं, यानी इसका लेवल हमें देखना है। तो दिस इज इक्वल टू 2, जबकि यहां पे 1 2 3 लेवल हैं। तो इसका मतलब इसको जनरलाइज करके लिखें अगर, तो ये हमारे टोटल लेवल बनेंगे log n/2 + 1। तो ये टोटल स्टेप्स बने और हर एक डेप्थ का, हर एक लेवल का जो टाइम लग रहा है Cn टाइम लग रहा है। तो इतने लेवल को सॉल्व करने में जो टोटल टाइम लगेगा वो Cn इंटू log n/2 + 1 टाइम लगेगा, विच इज इक्वल टू Cn इंटू log n/2 + C इंटू n। तो अगर आप देखें तो ये n इंटू log n/2 है और ये C इंटू n है। तो दिस होल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन C इंटू n। तो इसलिए अगर हम इसका टाइम थीटा नोटेशन में निकालेंगे तो थीटा ऑफ n log n/2 होगा, यानी मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूटिंग टर्म कंट्रीब्यूट करने वाला जो टर्म होता है वो हमारा कंसीडर होता है। जैसा कि पॉलिनॉमियल के केस में आपने देखा था कि मैक्सिमम डिग्री वाला जो टर्म होता है वही हम थीटा के अंदर लिखते हैं। तो इस तरह से मर्ज सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी आई वो n इंटू log n/2 आई। अब हम इसको बाकी जो गेस एंड वेरीफाई मेथड है और मास्टर मेथड है उससे भी हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो भी यही आएगी।